औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, the believer in Allah subhanahu wa ta'ala should be generous. Verily, Allah is generous. He loves generosity and exalted character, and he detests pettiness. Prophet, peace be upon him. And there is a verse in Surah Al-Baqarah: the example of those who spend their wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a seed of grain which grows 7 spikes. In each spike is 100 grains. And Allah subhanahu wa ta'ala multiplies his reward for whom he wills. And Allah subhanahu wa ta'ala is all encompassing and all knowing. Subhanallah. Let's start our today's lecture with the remaining part of your chapter number 9, emotional meanings. A similar choice of words will be noticed in political discussion. A fluent and forcible speech delivered by one of our own party is eloquent. A similar speech by one of the opposite party is fanatical. Again, two words with the same objective meaning but with the opposite emotional meanings of approval and strong disapproval. इसी तरह के अल्फाज का इंतखाब बच्चों किसी सियासी दलील में भी आपको नज़र आएगा. हमारे अपना कोई पार्टी का लीडर कोई तकरीर करेगा तो हम उससे कहेंगे बड़ी फसी बलीग बड़ी शानदार तकरीर की उसने, ठीक है. और अगर मुखालिफ पार्टी का कोई लीडर कोई वैसे ही तकरीर करता है तो हम कहते हैं जी ये तो बड़े तंग नज़र सी इसने स्पीच की है, बड़ी जुनूनी किस्म के इसने जज्बात का इज़हार किया इसने, ठीक है बच्चों. तो फिर दो ऐसे अल्फाज जो एक ही मारूजी मानी रखते हैं लेकिन दो मुख्तलिफ जज्बाती मानी भी रखते हैं. एक पसंदीदगी का और दूसरा सख्त नापसंदीदगी का. द प्रैक्टिकल प्रपोजल्स ऑफ द अपोजिशन मोर ओवर आर पैनसीज आर हाईली इमोशनल वर्ड कॉलिंग आउट द स्ट्रांगली डिसअप्रूविंग इमोशंस which we feel for those quack patent medicines which make extravagant claims. Those who show enthusiasm in support of proposals with which a speaker disagrees are crackpots, while those showing similar enthusiasm on his own side are called sound. If a politician wishes to attack some new proposal, he has a battery on these and other words with emotional meanings at his disposal. He speaks of this suggested panacea, supported only by fanatical crackpots, and the proposal is at once discredited in the minds of the majority of people, who like to think of themselves as moderate, distrustful of panaceas, and uninfluenced by windy eloquence. Also, we may notice that it has been discredited without the expenditure of any real thought, for of real objective argument there is none, only the manipulation of words calling out emotion. मज़ीद ये बच्चों अगर आपको मुखालिफ जो है वो कोई अमली तजावीज़ दे, ठीक है, तो वो पैनसी होते हैं यानी तरियाक होते हैं. ये भी एक जज्बाती लफ्ज़ है जो आपके सख्त नापसंदीदगी के जज्बात को शो करता है. और ऐसे जज्बात जिन्हें हम इन नीम हकीमाना अद्वियात के लिए महसूस करते हैं जो बेइंतहा दावे करती हैं, वो लोग जो ऐसी तजावीज़ के हामी हों जिन्हें मुकर्रर नापसंद करते हैं क्रैकपॉट्स कहलाते हैं. क्रैकपॉट्स कहते हैं निराला शख्स, बिल्कुल नई सी वज़ा वाला बंदा, जबकि उनकी अपनी जानिब के ऐसे ही लोग जो हैं वो बड़े साउंड लोग कहलाते हैं, ठीक है. अगर आप पार्टीज़ को दो मुखालिफ पार्टीज़ को देख लीजिए अगर आप सियासत में,
और अगर एक सियासतदान बाज़ नई तजावीज़ पर गरजना बरसना चाहता है तो उसके सवाबदीद पर और जज्बाती मानी वाले दीगर अल्फाज भी होते हैं। वो कहता है जी तजवीज़ करदा, ही स्पीक्स ऑफ हिज सजेस्टेड पैनासी, तजवीज़ करदा जो पैनासी है जिसकी हिमायत से फैनेटिकल क्रैकपॉट्स कर रहे हैं, और तजवीज़ जो है वो झटपट अक्सरियत के जहनों में रद्द हो जाती है। यानी कोई गवर्नमेंट का बंदा है अगर बच्चों, वो तो अपनी सजेशन जो देंगे उसके बारे में खूब बढ़ चढ़ के बयान करेंगे, वो ना तारीफ़ें ही बयान करेंगे उनकी, लेकिन जो अपोजिशन का बंदा है वो उसके बारे में खूब मुखालफाना अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करेगा उसके लिए। ठीक है, तो लोगों के जहन बन जाते हैं फिर ऐसे ही, क्योंकि अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो अपने आप को मुतदिल मिजाज, नीम हकीमाना तजवीज़ पर भरोसा करने वाले और बुलंद बांग लच्छेदार तकरीरों से असर ना लेने वाले समझते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इन बातों को बग़ैर किसी हकीकी फ़िक्र के अक्सर और बेशतर रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि जो हकीकी मारूज़ी दलील तो कोई होती ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज का कमाल होता है जो आजकल आपके लोगों को, आप लोगों के जज्बात को उभारता है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा फसी व बलीग तरीके से लोगों के जज्बात को उभार लेगा वो उतना ज़्यादा कामयाब सियासतदान भी बन जाएगा, और ज़िंदगी के मामलात में भी वो आपके सामने काफ़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाएगा। It is not, however, only in warfare and politics that such words are used in order to influence opinion more easily than can be done by words embodying real thoughts. Art criticism is also a good source for this kind of material. Ruskin said of Whistler and Nocturnes, "I have heard and seen much of cockney impudence before now, but never expected to hear a coxcomb ask 200 guineas for flinging a pot of paint in the public's face." As in earlier passages, I have italicized the words or phrases with strongly emotional meanings. Stripped of these and reduced to a statement of objective fact, the passage would have to be paraphrased in some such way as follows: I have heard and seen much of the behavior of Londoners before now, but never expected to hear a painter ask 200 guineas for painting a picture which seemed to me to have no meaning. Plainly, not much is left of Ruskin's criticism after this operation has been performed on it. अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अल्फाज की जंग है ये सिर्फ आप वारफेयर और पॉलिटिक्स में नहीं इस्तेमाल करते, आप इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो किसी भी राय को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किए भी जाते हैं, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं ये हकीकी फ़िक्र के ऊपर मबनी अल्फाज की नस्बत बआसानी काम कर दिखाते हैं। ठीक है, और इस किस्म के मवाद के लिए जो कोई भी आर्ट है उसके ऊपर तनकीद भी एक अच्छा ज़रिया है। ठीक है, और रस्किन एक राइटर था, उसने वेस्लर की किताब थी बच्चों नॉकटर्न्स, उसके लिए कहा था कि मैंने लंदन वालों के सलूक के मुतालिक पहले भी बहुत कुछ सुना और देखा है, लेकिन मुझे पहले कभी ये तवक्को ना थी कि एक अहमक लोगों के मुंह पर रंग का एक डब्बा मारने के 200 गिनी पाउंड तलब करेगा, 200 गिनी या पाउंड तलब करेगा। ये भी बच्चों की करेंसी है ये गिने। जैसा कि पिछली बारात में मैंने कहा है कि यहाँ भी शदीद जज्बाती अल्फाज मानी वाले अल्फाज को इटैलिक्स में लिखा गया। इटैलिक्स क्या होता है बच्चों, थोड़ी सी स्लांटिंग वे में जो है वो लिखा जाता है उसे, कोई भी लफ्ज़ जो है वो स्ट्रेट लिखने की बजाय। और अगर इन इटैलिक्स को हटा दिया जाए और बात को मरूज़ी हक़ाइक़ की रोशनी में बयान किया जाए तो ये इबारत कुछ इस अंदाज से बन पाएगी कि मैं लंदन के रहने वालों का बहुत सारा रवैया अब से पहले भी देख और सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे ये तवक्को कभी नहीं थी कि एक मुसव्विर किसी ऐसी तस्वीर के लिए 200 गिनी तलब करेगा जिसके मेरे ख़्याल में तो कोई मानी ही नहीं है। और साफ जाहिर है कि इस अमल के बाद रस्किन की तनकीद का कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं बचा है। ठीक है, रस्किन ने कुछ ज़्यादा ही अल्फाज जो हैं वो इमोशनल मीनिंग्स वाले उसने यूज़ कर लिए, जबकि वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग वाले अल्फाज यहाँ पे यूज़ करता तो इतना ज़्यादा ये लोगों को बुरा ना लगता उसकी तनकीद का करना। ठीक है बच्चों, एज अ लास्ट एग्जाम्पल वी मे टेक अ पार्ट ऑफ एन अटैक मेड बाय a newspaper on a novel. This runs:
its vicious plea for the acknowledgement and condonation of sexual perversity and the grounds on which it is based loosen the very sheet anchor of conduct. This passage calls out such strong emotions of abhorrence that most readers will be content to condemn the novel without further inquiry. अब इस चैप्टर में बच्चों जो आखिरी मिसाल के तौर पर वो एक नावल के ऊपर तनकीद की गई थी अखबार की जानिब से, उसका एक हिस्सा ले लेता है। ठीक है, ये इस तरह से है, इसकी बड़ी दलील जो है वो सेक्सुअल परवर्सिटी की तस्दीक और बर्दाश्त और वजूहात जिन पर इसकी बुनियाद है, चाल चलन के लंगर की चादर ढील कर देते हैं। इस इबारत से नफ़रत के इतने शदीद जज्बात पैदा होते हैं कि बहुत सारे पढ़ने वाले तो किसी मज़ीद तफ्तीश के बगैर ही इस नावल पर लानत भेजकर मुतमईन हो जाएंगे। Yet, the effect is gained entirely by the choice of words with emotional meanings. It happens to deal with a subject on which emotions are strong, so as dispassionate examination is all the more necessary. We note that a plea is simply an argument plus a suggestion of our repugnance for the kind of argument used, that condonation is tolerance plus an emotional suggestion that such toleration is indefensible, that sexual means something in the life of love which we disapprove, and that a perversity is an uselessness plus an emotional suggestion of abhorrence. The loosening of a sheet anchor is a metaphor implying change and suggesting to a landsman the emotion of fear, while conduct is simply behavior of which we approve. अब ये असरात बच्चों ताहम महज जज्बाती मानी से भरपूर अल्फाज के इंतखाब के ज़रिए हासिल किए गए हैं और इत्तफ़ाक़न इसका ताल्लुक़ एक ऐसे मज़मून से है जिसके बारे में जज्बात इतने शदीद होते हैं, चुनांचे गैर जज्बाती मुआयना और भी ज़रूरी हो जाता है। और अक्सर जगह पे हम देखते हैं बच्चों के जो नुक्ता नज़र तो महज एक दलील होता है और मज़ीद ये कि अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल शुदा दलील के लिए हक़ारत भी ज़ाहिर करता है। अब कंडोलेशन जो है बच्चों रवादारी की जमा है और जज्बाती तसव्वुर ये कि रवादारी किसी दिफा के काबिल नहीं, और सीक्वल के मानी मोहब्बत की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम नापसंद करते हैं, और परवर्सिटी एक गैर मामूलियत और नफ़रत का एक जज्बाती तसव्वुर है। शीट एंकर का ढीला कर देना एक इस्तारा है जिसका मतलब है तब्दीली और ज़मीन के बाशिंदे के लिए खौफ के जज्बात का इजहार, जबकि चाल चलन खालिसतन वो रवैया है जो हम पसंद करते हैं। So, reduced to its bare bones of statement of objective fact, ignoring for a moment the special difficulties raised by the word vicious, the passage becomes its argument for the acknowledgement and tolerance of unusualness in the life of love, and the ground on which it is based change the principles of behavior. अब वो कहते हैं बच्चों मैं अब इनमें से जितने भी इमोशनल वर्ड्स हैं वो हटाकर अब मैं सिंपल वर्ड्स ऑब्जेक्टिव मीनिंग वाले वर्ड्स लगाकर आपको ये बात करता हूँ। ठीक है, इस तरह से महज मरोज़ी हकीकतों पर मबनी बयान सुनकर वक्ती तौर पर बुरा के लफ्ज़ से जन्म लेने वाली खुसूसी मुश्किलात को एक लम्हे के लिए नज़रअंदाज करते हुए ये जो पूरी जो है वो स्टेटमेंट वो ऐसे बन जाती है कि मोहब्बत की ज़िंदगी में गैर मामूलियत के लिए इसकी बर्दाश्त और उसका उसे तस्लीम करने के लिए दलील बन जाना, और जिस बुनियाद पर यह कायम है ये बातें रवैये के असूलों को तब्दील कर देते हैं। दिस क्लियरली इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ ट्रू, बट इज़ नॉट एनफ इन itself to condemn the book, because undoubtedly our principles of behavior do need changing from time to time. We can only decide intelligently whether or not they need changing in the particular case under discussion when we have made a dispassionate statement of what the proposed changes are and why they are defended.
As in all other cases, discussion of the question with emotionally charged words obscures the problem and makes a sensible decision difficult or impossible. अब ये वाज़े तौर पर बच्चों एक अहम बयान है, अगर ये सही है तो, लेकिन अपने अंदर किताब को बुरा भला कहने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिलाशुबा हमारे रवैये के असूलों को भी वक्तन फ़वक्तन तब्दील करने की ज़रूरत होती है। और जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इसके ऊपर खुसूसी मामले में आप उन्हें बदलें या ना बदलें, इस बारे में ज़हानत से फ़ैसला हम तभी कर सकते हैं जब हमने गैर जज्बाती बयान इस बारे में तैयार कर लिया हो कि वो क्या तब्दीलियाँ हैं और उनका दिफा क्यों किया जाता है। अगर आप बच्चों इसमें अल्फाज ही अपने बम्बास्टिक किस्म के यूज़ करते रहे, जिसमें किसी ख़ास किस्म के इमोशंस को आप पेश करते रहे, फिर आप सही जो है वो तज्ज़िया नहीं कर पाएंगे। किसी भी किताब का भी, किसी भी आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसको अपने आप को ज़ाती पसंद और नापसंद को आपको दूर रख कर फिर उसके ऊपर जो है आपने कोई ना कोई तज्ज़िया आप कर सकते हैं। और दीगर तमाम मामलात की मानिंद जज्बात से मामूर अल्फाज के ज़रिए मसले को उलझा दिया जाता है और ये एक अक़लमंदाना फ़ैसले को या तो मुश्किल बना देते हैं या तकरीबन नामुमकिन ही बना देते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल वर्ड्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल शुरू कर दीजिए उसका, अगर मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर, ठीक है, चाहे साइंस है, चाहे सियासत है, चाहे आर्ट्स है, चाहे वारफेयर है, अगर जहाँ जहाँ भी आप जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, इमोशनल मीनिंग वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, वहाँ वहाँ आपके लिए फ़ैसला साजी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूँगी कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से दोबारा पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ बच्चों हमने करनी है रिपोर्ट नंबर 7। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो पीछे मैं आपको काम देती रही हूँ रिपोर्ट्स के हवाले से, वो आप साथ साथ तैयार करते रहे होंगे, कर रहे होंगे। अपनी कॉपीज़ में ज़रूर लिखिएगा लामालहाज़, ताकि आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने में आपको आसानी हो। तो रिपोर्ट नंबर 7 है बच्चों, राइट अ रिपोर्ट ऑन द पोलिंग थ्रू द डे एट द पोलिंग स्टेशंस ऑफ योर एरिया फ्रॉम अ प्रेस रिपोर्टर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद। यानी आपने एक रिपोर्ट लिखनी है पोलिंग के ऊपर। जब ये पोलिंग किसे कहते हैं, जब आप वोट वगैरह डालने के लिए जाते हैं, और पोलिंग स्टेशन से आपने अपने इलाके के जो वो इतला देनी है फ्रॉम अ प्रेस रिपोर्टर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि आपके इलाके में अगर कोई पोलिंग हो रही है, वोट डल रहे हैं, तो आया वो सही तरीके से डल रहे हैं या उसमें भी कोई मारपीट का अंसर या कोई बेईमानी वगैरह तो नहीं हो रही है। तो आप स्टार्ट डेट से ही करेंगी, जो कि आपने एक्सट्रीम राइट पे सबसे ऊपर लिखनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आज है जैसे 19 जनवरी 2021, ठीक है, और फिर 2 आप लिखेंगे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, फ्रॉम आप लिखेंगी XYZ प्रेस रिपोर्टर फॉर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान DE एरिया ABC। सब्जेक्ट क्या है जी? पोलिंग एट द मेंस and women's polling stations of DE area ABC on the 6th January 2021. Introduction. The present report is in response to the directive of the Chief Election Commissioner's Office to me to provide the latest information regarding the conduct of elections for the National Assembly in my area. I visited the polling stations for men and women between 7:30 a.m. and 5:30 p.m. for this purpose. अब उसने तारुफ क्या कराया है कि जो प्रेजेंट रिपोर्ट है वो इस डायरेक्टिव के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी जा रही है कि मैं उनको प्रोवाइड करूं जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, मालूमात थी इलेक्शंस के इनकाद के हवाले से नेशनल असम्बली के मेरे इलाके में। तो कहते हैं मैंने मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस को ख़वातीन और मर्दों के विज़िट किया 7:30 बजे सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक, इसी मकसद के तहत। रिपोर्ट मेंस पोलिंग स्टेशन, अब पहले वो आपको आदमियों के पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट देगा। एज आई एंटर्ड द पोलिंग स्टेशन आई फाउंड द पोलिंग स्टाफ ऑनेस्टली बिजी आइडेंटिफाइंग द वोटर्स बिफोर अलाउइंग दैम टू कास्ट देयर वोट्स इंडिपेंडेंटली। Most of the voters were stamping the sign of the candidate of their choice easily and smoothly.
जब ये दाखिल हुआ तो काम बड़ा स्मूथली चल रहा था, लोग अपनी मर्ज़ी से अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे रहे थे। Illiterate voters were sometimes a problem, but the polling staff helped them without influencing their choice. और जो ऐसे लोग जो पाकिस्तानी लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो थोड़ा सा मसाइल का सबब बन रहे थे, लेकिन उनको जो पोलिंग स्टाफ है बहुत अच्छी तरीके से उनको गाइड कर रहा था। During my stay of 2 hours, 3 cases of unauthorized entry into the polling station were reported to the police. जितनी देर में वहाँ ठहरा रहा 2 घंटे, तो 3 अदद ऐसे केसेस आए जो अनऑथोराइज एंट्री देना चाह रहे थे, यानी अंदर घुसना चाह रहे थे बगैर अथॉरिटी के पोलिंग स्टेशन में, लेकिन पुलिस को उनकी रिपोर्ट कर दी गई। आर्मी ऑफिसर्स वर फाउंड इंस्पेक्टिंग द पोलिंग स्टेशन टू एवरीवन्स सेटिस्फेक्शन। मज़ीद बरा के जो आदमी ऑफिसर्स थे, आर्मी फ़ौजी हमारे जो साहिबान थे, वो भी लोगों की तसल्ली के लिए वहाँ पे बार बार विज़िट कर रहे थे। आई स्टेड इन द पोलिंग स्टेशन फॉर अबाउट 3 hours फ्राम 9 AM to 12 noon। कहते हैं मैं उन मर्दों के पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 3 घंटे तक मैं वहाँ पे मौजूद रहा, 9 बजे से लेके 12 बजे तक। फिर जी वुमेंस पोलिंग स्टेशन, हेयर आई स्टेड फॉर अबाउट 2 hours। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में तकरीबन ये 2 घंटे खड़ा रहा। आई फाउंड द पोलिंग ऑफिसर एंड स्टाफ वेटिंग फॉर द वोटर्स। वहाँ पे ख़वातीन का जो है वो इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी, ख़वातीन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम जा रही थी, उनको वोट करना पड़ा था ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स को ख़वातीन के लिए। बाय 3 PM व्हेन आई अराइव देयर द वोटिंग हैड बिकम वेरी लाइट। आई वॉज इन्फॉर्म दैट मोस्ट ऑफ द वोटर्स हु वर नॉट सो लार्ज इन नंबर had cast their votes between 9 AM to 2:30 PM. Quite a few women who had not brought their identity cards had been sent back. ठीक है, और ज़्यादातर वोट जो हैं वो सुबह के टाइम में ही 9 से 2:30 बजे तक निमट गए थे, और कुछ ख़वातीन को वापस भेज दिया गया था क्योंकि वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेकर नहीं आई थी। Conclusion: On the whole, I felt that general public was not much interested in voting. कि मुझे लगता है कि जो आम पब्लिक है हमारी, वो इतना ज़्यादा वोटिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं है। एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज ऑफ द अलर्टनेस ऑफ द पोलिंग स्टाफ एंड द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस एंड आर्मी पर्सनल। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी और आर्मी भी मौजूद थी। Suggestion: The Election Commission should take greater care that no publicity for political parties and election candidates is permitted within the area of 1 kilometer of the polling station. Tents and structures of political parties close to polling stations should not be allowed. और आखिर में बच्चों को सजेशन दे रहा है, ठीक है। सजेशन है जी कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो बहुत एहतियात के साथ इस बात का ख्याल रखे कि कोई पब्लिसिटी या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कैंडिडेट्स के ऊपर असरअंदाज ना हो इस इलाके की, ठीक है। और जो टेंट्स और जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो पोलिंग स्टेशन के नज़दीक लगाने की इजाज़त उनको ना दी जाए। और साइंड XYZ प्रेस रिपोर्टर, ठीक है बच्चों। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी इसका इमेज, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छी तरह से पता लग गया बच्चों, क्योंकि आपकी 7th रिपोर्ट है कि इसमें टोटल जो है ना वो आपके जो हेडिंग्स आप बनाते हो, 2 नंबर 1 हो गई, फ्रॉम नंबर 2 हो गई, 3 जो है वो आपकी सब्जेक्ट हो गया, 4 आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 5 आपकी रिपोर्ट हो गई जो उसने अलग अलग बनाया रिपोर्ट मेंस पोलिंग स्टेशन, 6 वुमेन पोलिंग स्टेशन, 7 कंक्लूजन एंड 8 सजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखना है, मेन स्ट्रक्चर जब आपको रिपोर्ट का जब अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों आपने करनी है प्रेसी नंबर 15। ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, ठीक है। और इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इन पाकिस्तान द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन आर द रैपिड ग्रोथ in the number of motor vehicles and industry, and to a lesser extent thermal power plants. The use of gasoline and diesel by motor vehicles and fuel oil by industry and thermal power plants are resulting in air pollutants like carbon monoxides of nitrogen, particulate matter, hydrocarbons, sulfur dioxide, smoke, dust and lead compounds, ठीक है। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं मोटर व्हीकल्स में गैसोलीन और डीज़ल, और इन फ्यूल ऑयल बाय इंडस्ट्री जो यूज़ करती है, इन थर्मल पावर प्लांट्स आर रिजल्टिंग इन एयर पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से बच्चों हवा में जो है वो पोल्यूशन बढ़ रही है, जिसमें ज़्यादातर तादाद में कार्बन मोनोऑक्साइड्स होती है, ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है,
हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं हमारी फ़िज़ा में फिर उनके इस्तेमाल से, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट एंड लेड कंपाउंड्स. Carbon dioxide is emitted most, followed by carbon monoxide. The major cause of such emissions is inefficient and incomplete burning of fuel. However, such emissions can be controlled considerably by proper operation and maintenance of fuel consuming equipment and vehicles. कि आप fuel consuming equipment जो है उसका सही इस्तेमाल करवाएं मुख्तलिफ मोटर व्हीकल्स में, तो हम इस किस्म की आलूदगी से बच सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाली. Solar energy in our situation can play a key role in reducing pollution. It has been recognized internationally that it can contribute to a global environmental protection by reducing gases which are produced by burning conventional fuels. These fuels are causing global warming. Solar energy is clean and cool to use. It does not increase room temperature, which firewood or other फॉसिल फ्यूल डज व्हेन इट इज़ बर्न. तो सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है इसमें कि वो इस्तेमाल की जाए, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाती, ठीक है, जो दूसरे तमाम ईंधन जो हैं वो बढ़ाते हैं. सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल टू यूज़ इन द लॉन्ग रन एज सनलाइट इज़ फ्री. इट हेल्प्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी. By saving trees, it helps improve air quality since no gases are emitted by its use as against the conventional fuels. As it helps save trees, the trees in their turn continuously increase oxygen in the air. क्योंकि बच्चों सोलर एनर्जी का ये फ़ायदा है कि मुफ्त मिलता है, सूरज सारा दिन रोशनी देता है आपको, आप उसे बनाइए, इससे आपकी कोई किसी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं फैलती. और बल्कि इसके बरक्स हम जब सोलर एनर्जी पे डिपेंड करते हैं बच्चों, तो हमारे दरख्त जो हैं वो काटने से बच जाते हैं, जिसके ज़रिए हम पर ईंधन के तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं इन्हें. तो और दरख्त जो है बच्चों आपको पता है एक बड़ा फ्री और नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का, तो उसमें भी कंटिन्यूसली इजाफा होता रहता है आपके हवा के लेवल में. In its attempts to make use of untapped energy resources, Pakistan can and should develop solar energy for use in heating, communication, laboratory processes, agriculture, industry, and other fields of productive activity. A time may come when solar energy replaces the conventional sources of energy in different parts of the world. कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा जब सोलर एनर्जी जो है वो मुकम्मल तौर पर आपको जो रवायती तरीक़े हैं एनर्जी हासिल करने के, उनको रिप्लेस कर देगी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में. These energy sources may be oil, gas, coal, wood, or even atomic energy are continuing to cause environmental degradation at a quickening pace. After the use of solar energy starts worldwide, human beings will start their long-awaited journey towards a pollution-free universal environment. और अगर बच्चों लोग ज़्यादा तादाद में सोलर एनर्जी की तरफ उन्होंने अपनी तवज्जो कर ली, तो फिर आपका जो ख्वाब है बहुत पुराना कि आप एक दुनिया को जो है वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दें, उस पर भी आप जो है वो अमल कर सकेंगे फिर. और इसके क्वेश्चंस हैं बच्चों. हाउ इज़ एयर पोल्यूशन बीइंग काज्ड इन पाकिस्तान. नंबर 2, हाउ कैन द एमिशन ऑफ हार्मफुल कॉज्ड बाय checked. और 3 है जी, हाउ कैन सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूट टू अ रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन. 4 है जी, व्हाट इज़ द राइटर्स सजेशन फॉर द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी. 5 है, व्हेन कैन अ पोल्यूशन फ्री एंड यूनिवर्सल एनवायरनमेंट बी पॉसिबल. 6 है जी, समराइज विद योर कमेंट्स इन अ फ्यू पैराग्राफ्स द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी फॉर आवर कंट्री. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल एंड जस्टिफाई द टाइटल इन अ फ्यू सेंटेंसेस. ठीक है, तो ये आप दोबारा पढ़िएगा, इसे बार बार पढ़िएगा, इसके आपके जहन में बाकायदा एक प्रॉपर टाइटल जो है वो इसका बन जाएगा. ठीक है, अच्छा जी. और क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, जो आप रिवीजन कर रही हैं. चैप्टर नंबर 5 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया था मैंने, अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3. एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द ओपन विंडो बाय H.H. Munro इज़ a story full of suspense and irony that keeps the reader's interest alive up to the end. Comment and discuss. अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपने सस्पेंस और आयरनी की डेफिनेशन यू विल हैव टू कोट अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और उसके बाद फिर आपने अपना आंसर उन्हीं 4 स्टेप्स में फॉलो करना है जो आपको क्लास में बार बार बताया गया है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा. और इस सबको ध्यान के साथ बच्चों पढ़िए, लिखिए अपनी कॉपीज़ के अंदर, नोट्स बनाइए,
ताकि एग्ज़ाम्स के दिनों में जो है वो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला जो रह गया सिलेबस वो हम फिर साथ साथ कवर करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।